नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितविशा। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। हम लोग वापस से अपने सारे कंसेप्ट्स को ब्रश अप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अरिथमेटिक मीन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। वापस से इसको अच्छे से देख लीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी सारे जो हम लोग के डेटा के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स आपको बताया है मैंने ये, उसका सम करेंगे डिवाइडेड बाय जितने ऑब्जर्वेशन है उसका हम लोग जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूला आपने देखी है, समेशन xi अपॉन n। ठीक है, i मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं जनरली। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आई यानी कि अगर वो आई 1 से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, वो हम लोग जनरली 1 से ही शुरू होता है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। आई यानी कितवा रैंक ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये रैंक ऑफ द ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और एन तो आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और डिवाइडेड बाय एन, मतलब उससे ही हम लोग को डिवाइड करना है। सिग्मा क्या है? समेशन है। इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? समेशन होता है। ठीक है, एंड देन हम लोग इसको अगर हम लोग लिटरल मीनिंग से समझे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी आई जो है वो रैंक ऑफ द ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, वो कितवा है, कितना वाला ऑब्जर्वेशन है, कौन से पोजीशन पे खड़ा है वो। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको आई से डिनोट करते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, लाइक दैट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो हम लोग उससे कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं इसके लिए हम लोगों ने डॉट डॉट टिल एक्स एन कर दिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह हम लोग का मीन निकलता है। सपोज एग्जांपल आप देख लीजिए, एक्स बार यानी ऊपर से जो डंडी हम लोग डालते हैं उसको हम लोग दर्शाते हैं कि वो मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 4 है यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का रॉ डेटा में जो है यानी इंडिविजुअल सीरीज में हमारा मीन निकलता है। अगर डिस्क्रीट सीरीज में देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वो नंबर रिपीटेशन, कितनी बार जो ये नंबर है कितनी बार रिपीट हुआ है हम लोग उसको दर्शाते हैं बाय फ्रीक्वेंसी। हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सपोज यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 10, 20 और 30, तो यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी यानी 10 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स, एंड देन 20 3 टाइम्स, 30 4 टाइम्स। तो अगर आप उसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं तो देखिए दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैंने इसको लिखा 10 + 10 तो वो 20 होता है, और अगर मैंने 10 × 2 किया वो भी 20 होता है। तो दोनों का मतलब है सेम, लेकिन हम लोग को मैं आपको बस दोनों तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेबल थोड़ा कंफ्यूज करता है कई लोगों को। इसके लिए यहाँ पे 20 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो अगर आप उसको 20 + 20 + 20 को 3 टाइम्स लिखें या 20 × 3 करते हैं, इट इज लिटरली द सेम थिंग। ठीक है, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तीनों को। यहाँ पे भी देख लीजिए 30 × 4 किया या 30 को 4 टाइम्स प्लस किया, इट इज सेम थिंग। और यहाँ पे जो है इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया यहाँ पे देखिए। ठीक है, और अगर आप इसको फॉर्मूला के साथ जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह देखिए समेशन, यानी कि यहाँ पे मैंने सिग्मा f × x जिस तरह मैंने किया यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया? f × x ही किया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय f, समेशन ऑफ f वही किया हम लोगों ने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, f × x का एक और कॉलम भी बना सकते हैं आप, डायरेक्टली भी कर सकते हैं 10 × 20 देन 10 × 2 एंड देन सेम। सिमिलरली मैंने जैसे आपको बताया वैसे करेंगे, और यहाँ ऐसे करेंगे, दोनों ही सेम तरीके से आंसर आएगा। इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह किया एंड देन यहाँ पर तीनों को प्लस किया, देन डिवाइडेड बाय हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी किया। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देन 22.222 जो है हम लोगों का आंसर आ गया है मीन का। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने लिखा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूनिट 1 है और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूनिट 2 है। ठीक है, ये दो इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 यूनिट्स हैं। अभी हम लोग यूनिट 1 में है फिलहाल, जो क्या बताता है? डिनोट से सेंट्रल वैल्यू ऑफ ह्यूज डेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा ह्यूज डेटा सेट को अगर हम लोगों को बताना है, उसका मीन निकालने के लिए, मतलब सेंट्रल वैल्यू हम लोग को उसको इंटरप्रेट करना है। अगर उस बड़े डेटा सेट को हम लोग को समझना है तो हम लोग एक एक वैल्यू पे तो गौर नहीं कर सकते, राइट? एक एक वैल्यू को तो हम लोग अच्छे से समझने की हम लोग का टाइम नहीं है, बिकॉज वो बहुत बड़ा ह्यूज डेटा होता है। पॉपुलेशन जैसे एक एग्जाम्पल है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसको अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें से एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, विच इज नथिंग बट ए सेंट्रल वैल्यू, जो सेंट्रल टेंडेंसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो इसके ऊपर काम करता है कि एक सेंट्रल वैल्यू निकाला जाए ताकि हम लोग पूरे डेटा को समझ सकें एक ही वैल्यू के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, डेटा के बीच का वैल्यू, पूरे डेटा का बीच का एक ऐसा वैल्यू जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पूरा दर्शा रहा हो, हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हो। ठीक है, उसका मतलब यही है। अगर हम लोग यहाँ पे समझे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को, तो वो क्या है? यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। डिनोट्स द स्कैटरनेस ऑफ द डेटा। स्कैटरनेस क्या होता है? स्कैटरनेस इज नथिंग बट गैप, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरे ऑब्जर्वेशन के बीच में कितना गैप है, कितना फैलाव है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एक वर्ड में बोलूँ तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज क्या है? वो हिंदी में अगर बोला जाए तो डेटा का ठहराव बताता है कि डेटा में कितना, मतलब सेंट्रल वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा अगर हम लोगों को समझना है, डेटा को पूरा इंटरप्रेट करना है, तो वो एक वैल्यू हम लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के देता है। ठीक है, मेजर्स यानी तरीके ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, वो ठहराव बताता है कि डेटा में कितना ठहराव है, यानी डेटा का बीच का वैल्यू, एंड यहाँ पर डेटा में कितना फैलाव है, डिस्पर्शन, डेटा कितना फैला हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरे ऑब्जर्वेशन के बीच का गैप हम लोग समझते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। स्कैटरनेस को भी हम लोग डिस्पर्शन, दोनों का मतलब सेम ही है, गैप, डिस्टेंस। ठीक है, ओके, तो ये चार्ट जो है आप लोगों को बता रहा है कि इस पूरे चैप्टर में जो 2 यूनिट्स को कंटेंट कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर 2 यूनिट्स है, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, इसके अंदर हम लोग एक्जैक्टली कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग को यहाँ पर देखिए मोड और ये परसेंटाइल तक ये पूरा सेंट्रल टेंडेंसी है। इसके बाद रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड एंड क्वार्टाइल डिविएशन जो है वो डिस्पर्शन में आता है। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन होता है, पार्टीशन वैल्यू होता है, मोड होता है। ये 3 अलग अलग मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी के। इन तीनों का उद्देश्य, इन तीनों का इंटेंशन एक ही है कि हम लोग डेटा के अंदर से सेंट्रल वैल्यू निकालें। ठीक है, तरीके हैं, ठीक है, दीज आर द वेज, लेकिन ये इन तीनों का अलग अलग तरीके, दीज आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। समझ में आया आप लोगों को? तो इसमें से मीन यानी जो हम लोगों ने मैथमेटिकल एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा वर्ड है। एवरेज इज नथिंग बट सेकंड वर्ड फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन मैथमेटिकल एवरेज मीन होता है। मैथमेटिकली अगर हम लोग सॉल्व करके हम लोग अगर निकालते हैं तो वो होता है AM HM GM। AM यानी अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है,
जिसके बारे में अरिथमेटिक मीन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, एचएम एंड जीएम हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। देन पार्टीशन वैल्यूज, पोजीशनल एवरेजेस, इसके अंदर मैथमेटिक्स का इतना काम नहीं है, लेकिन पोजीशन जैसे रैंक जैसे हम लोग पोजीशन और रैंक दोनों का ही मतलब सेम होता है, हम लोग पोजीशनल तरीके से रैंक के तरीके से हम लोग निकालेंगे। जैसे एक डेटा है उसके एक बीच का, जैसे 10 स्टूडेंट्स है, फिफ्थ वैल्यू इज द मिडिल वैल्यू, इस प्रकार हम लोग, ये तो एग्जांपल दिया मैंने आपको, हम लोग और सीखने वाले हैं। जैसे क्वार्टाइल मीडियन हुआ, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये पोजीशनल एवरेजेस है, हम लोग पोजीशन के तौर पे, पोजीशन के बेसिस, पोजीशन के हेल्प से हम लोग इसमें मीन निकालने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे अगर मोड देखा जाए तो मोड का सिंपली मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो बहुत बार रिपीट करता है, वही ऑब्जर्वेशन जो है वो मोड हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे चल के। फिलहाल मैं आपको मेजर्स और डिस्पर्शन बताता हूँ। देखिए रेंज, मीन डिवीएशन, स्टैंडर्ड डिवीएशन, क्वार्टाइल डिवीएशन, इसके साथ साथ देखिए मैंने इसको सेग्रीगेट किया है अलग अलग से। रेंज क्या है, रेंज हम लोग इसका मीनिंग तो आगे जाके समझेंगे, लेकिन रेंज के साथ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आता है, मीन डिवीएशन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीएशन आता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन के साथ स्टैंडर्ड डिवीएशन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन आता है, एंड देन क्वार्टाइल डिवीएशन के साथ क्वार्टाइल डिवीएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन आता है। ठीक है, ये जोड़ियां हैं इन सबकी, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपको इतना समझना है कि ये जो चारों चीजें हैं ये जोड़ियों में आते हैं। ठीक है, दीज आर द पेयर्स ऑफ, जो हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग पढ़ने वाले, तो पेयर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग लेटर वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो गाइज, अभी एक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज, यहाँ पे हम लोग मीन ही देख रहे हैं, यहाँ पे मीन, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, मीन के अंदर जो है मैथमेटिकल एवरेज, जैसे मीन को मैथमेटिकल एवरेज कहा जाता है, जैसे हमने अभी भी पढ़ा, उसमें से पहला वाला हिस्सा जो है अरिथमेटिक मीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एक्चुअली हर एक में है, कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में देखिए क्या है, यहाँ पर एक लोगों में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसके अंदर से हम लोग एक्स, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसके अंदर दो सीरीज होते हैं, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव इस प्रकार के होते हैं, इंक्लूसिव जो है कंटिन्यूस इस तरह नहीं होते हैं, इंक्लूसिव इस तरह नहीं होते हैं। एक्सक्लूसिव जो है हमेशा जैसे यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस प्रकार एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव आर नॉट लाइक दैट। ठीक है, मैंने आपको बताया अपने लास्ट लेक्चर में, आपको देखना चाहिए वो लेक्चर। ठीक है, ओके। देन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में कंफ्यूजन होता है कि हम लोग एक्स क्या लेंगे, इसमें से एक्स क्या लेंगे, मिडिल वैल्यू लेंगे, मिडिल वैल्यू हम लोग एक्स का लेंगे। अब मिडिल वैल्यू कैसे निकालने का, अगर देखिए यहाँ पर तो सिंपल है, डेटा है सिंपल, ये आपको डिस्क्रीट सीरीज की जैसे ही इसको ट्रीट करना है, 0 to 10, 10 to 20, ये जो पूरा डेटा है इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्वेश्चन यहाँ तक आएगा आपको एग्जाम में, जो क्वेश्चन है यहाँ तक आता है, आपको यहाँ पर मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे एमवी यानी मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, बीच का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन मिड वैल्यू। ठीक है, बीच का वैल्यू जो डेटा के दोनों हिस्सों को, यानी कि बीच का वैल्यू, देखिए यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के हेल्प से बताया बीच का वैल्यू क्यों लिया जाता है। देखिए बीच का वैल्यू लेने के पीछे एक लॉजिक है कि सपोज यहाँ पे एक ये डेटा है, ये पूरा एक डेटा है, इसके बीच का वैल्यू मैंने लिया है, उसको मैंने मीन के तौर पर मैंने इसको प्रस्तुत किया है, आपके सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को भी प्रेजेंट करता है और इस वैल्यू को भी प्रेजेंट करता है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये जो मिडिल वैल्यू है ये दोनों तरह, दोनों साइड का वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए हम मिड वैल्यू लेंगे। अगर इधर का वैल्यू लिया तो वो इधर का वैल्यू यहाँ का दूर हो जाएगा, और यहाँ का वैल्यू लिया तो ये वैल्यू दूर हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग मिडिल वैल्यू लेते हैं जो दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस में हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 to 10 के बीच में 5 इज मिडिल, बीच में एकदम है ना, 5 इज एकदम बीच में, 10 to 20 के बीच में 15, जिस तरह यहाँ पे 40 to 50 के बीच में एकदम 45 जो है इज द मिडिल मोस्ट। लेकिन अगर डेटा ऐसा नहीं आया तो क्या करेंगे आप लोग, डेटा अगर कंफ्यूजन आया तो क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मुला है। देखिए मिड वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले लोअर लिमिट 1 प्लस लिमिट 1 प्लस लिमिट 2 अपॉन 2। ठीक है, लिमिट 1 क्या है 0 है, प्लस लिमिट 2 कितना है 10 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने करके दिया 5। ठीक है, 10 प्लस 0 10 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मुला वही होगी, फॉर्मुला इज द सेम एज डिस्क्रीट सीरीज समेशन एफ एक्स, फिर ये जो है ना एक्स बन जाएगा। इसको आप कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से आप कंसीडर कर ही नहीं सकते ना भाई, इसमें से आप कुछ कंसीडर नहीं कर सकते, इसके अंदर से आपको इसी को एक्स कंसीडर करना पड़ेगा, देन एफ एक्स होगा इसमें से, देन एक नया कॉलम बनेगा एफ एक्स का, एंड देन डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, इस प्रकार फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्लास इंटरवल यानी ये जो पूरा क्लास है ना, क्लास यानी जो हिस्सा है पूरा, ये जो पहला वाला है इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटरवल दिखा रहा है। ठीक है, दोनों लिमिट्स को दर्शा रहा है, वो क्लास इंटरवल हुआ। ठीक है, ये क्लास सारे इंटरवल्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, हम लोग को मिडिल वैल्यू निकालना है। ये आंसर एक्चुअली दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन यहाँ तक आता है 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, आपको ये मिलेगा 46। 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आपको 46 मिलेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो 49 प्लस 53 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 51 आ जाएगा। इस प्रकार आप सभी के साथ करेंगे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाली फॉर्मुला लगा के, तो आपको जो है आंसर आता जाएगा। यहाँ पर ये सारे आंसर आते जाएंगे, एंड देन ये जो है हमारा एक्स बन जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एफ एक्स मिल जाएगा। इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 to 1 डिवाइडेड बाय 3 36। तो क्या आएगा आंसर, हमारा मीन आ जाएगा, हमारा मैथमेटिकल मीन जो कि है हमारा अरिथमेटिक मीन, जो पहला तरीके का मीन है। ओके, पहला टाइप का मीन है 61.42 kg इज द मीन फॉर दिस डेटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है आप लोगों के लिए जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट कुछ डिफरेंट नहीं है। देखिए क्या है, मार्क्स यहाँ पे ये मैंने इस तरह आपको हॉरिजॉन्टली मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, सो डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा ऐसे वर्टिकली दिखाया था, मैं आपको वर्टिकली भी दिखा सकता था, लेकिन एग्जाम में कई बार इस प्रकार भी आता है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए मार्क्स यानी कि हमारा जो मार्क्स है, ये हम लोगों का क्या है, टाइटल है इसका, एक्स, तो एक्स है, दिस इज एक्स। ठीक है, लेस देन ये क्या है, लेस देन मोर देन। लेस देन क्या होता है मैंने आपको बताया, लेस देन इज क्या है, कंटिन्यूस है, ये आप लोगों को दर्शा रहा है कि कंटिन्यूस, ऑफ कोर्स दिस इज कंटिन्यूस, लेकिन ये क्या है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
आप लोगों के लिए एक हिंट है, ठीक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा ये एक्सक्लूसिव है, दिस इज एक्सक्लूसिव। 10 से कम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, है ना, हम लोग को वही अज्यूम करना है, आप लोग कुछ और अज्यूम मत करना। 10 से कम कहाँ तक जाएगा, 0 तक ही जाएगा, 0 to 10। देन यहाँ पर आपको लेस देन 20 बोला है, तो लेस देन 20 का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब 11 ले लेना है, नहीं, यहाँ पे एक्सक्लूसिव का ये आपको हिंट है, दिस इज अ साइन, इंडिकेशन है कि ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो इंक्लूसिव बन जाएगा, तो आंसर नहीं निकलने वाला, ठीक है। ये आपको हिंट है कि आपको समझना पड़ेगा ये एक्सक्लूसिव है, लेस देन जो भी है, लेस देन मोर देन जो भी लिख के आता है वो आपको एक्सक्लूसिव से आपको बताता है, ठीक है, कि ये हिंट है कि एक्सक्लूसिव है वो। ओके, देन यहाँ पे 20 to 30, देन 30 to 40, 40 to 50, इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट ज़्यादातर जो लेस देन जो है वो आता है एग्जाम में, मोर देन ज़्यादातर नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी नहीं आया है मोर देन, ठीक है। तो आपको यही आता है एग्जाम में। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात बतानी है, कैसे समझे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में एक डिफरेंस है एग्जाम क्वेश्चन में। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी, अगर आपको दिख रही है फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रेंड में चल रही है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में है, जैसे यहाँ पे देखिए 5, 13, 23, 27, 30, ये क्या है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स दिस इज फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये ट्रेंड में चल रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बढ़ रही है, यानी लेस देन है। ऑफ कोर्स आपको ये भी समझना है कि लेस देन है क्योंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। अगर ये घट रहा होता तो वो मोर देन होता, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत डीपली डिस्कस किया अपने लास्ट लेक्चर में। देन 5, 13, 23, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर ये प्रॉपर ट्रेंड में चल रहा है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। या अगर आपको मतलब अगर ट्रेंड में नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए 25, 120, 250, 140, 135, ये ट्रेंड में फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। अब नहीं, ये दिस इज एफ एक्स, एफ ये है फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज दिस 5, 8, 10, 4, 3, दिस इज नॉट फॉलोइंग एनी ट्रेंड। तो ये क्या है, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा, फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको रिपीट करना है, यहाँ तक क्वेश्चन वाज स्टिल हियर ओनली, क्वेश्चन वाज स्टिल हियर, ठीक है, क्वेश्चन वाज स्टिल हियर। एंड एक और बात बताता हूँ आपको, क्वेश्चन में से लिख के नहीं आएगा लेस देन के ऊपर 0 to 10, आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसको रिपीट करना है, 5 का 5 आपको यहाँ पे लिखना है, एंड देन दोनों में गैप कितना है, 8 का है, तो आप 8 लिखेंगे अगले वाले कॉलम में, या अगले वाले रो जो स्पेस है वहाँ पर आप 8 लिखेंगे। देन यहाँ पर आप दोनों का गैप 10, देन यहाँ पे गैप 4, देन यहाँ पे गैप 3, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी लिख गया। लेकिन यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो ऑब्जर्वेशन होता है वो हमारा टोटल होता है, n होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मिडिल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज है, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव यहाँ ये कंटिन्यूस सीरीज है, इंक्लूसिव में भी निकलता है और एक्सक्लूसिव में भी कंटिन्यूस जो है मिड वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। क्या है देखिए यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, यहाँ पे क्या होगा अगेन 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। अभी हम लोग को किसको x मानना है, वी हैव टू कंसीडर दिस x, दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 × 5 25, 5, 15 × 8 120, ठीक है, 25 × 10 250, 35 × 4 140, 45 × 3 कितना आता है 135। इस प्रकार हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल हमारा जो समेशन एफ एक्स था और समेशन एफ था, यानी कि तो एन, उसका हम लोग डिवाइड करेंगे, मीन निकालेंगे, हम लोग का आंसर हमारे साथ में आ जाएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंटिन्यूस सीरीज को बहुत ही अच्छे से डीपली समझा है, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, बहुत आसान होता है कंटिन्यूस सीरीज में, आपको इस प्रकार मिडिल वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, जिसको मैं थोड़ा और आपको डिटेल्ड वाइज मैं आपको समझाने वाला हूँ एग्जांपल्स के साथ। और हम लोग अगले ही लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को भी डिटेल में समझने वाले हैं, एक ही लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को समझेंगे, एंड देन हम लोग मीडियन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक आप लोगों के साथ हूँ, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।